में फंसा हुआ है जो निकाल सकते हैं, और वो आप सब आज जो पाकिस्तान के वकला है। तो मैं सबसे पहले 3-4 फेजेस में बात करूंगा। पहली चीज कि जो पाकिस्तान का आज क्राइसिस है, अगर आप किसी इकोनॉमिस्ट से पूछ लें, किसी जो पॉलिटिकल इकोनॉमी समझता है उससे पूछ लें, इस मुल्क की तारीख में इतना बड़ा क्राइसिस नहीं आया जो आज आ चुका है। और ये क्राइसिस मैन्युफैक्चर किया गया है, ये नेचुरल क्राइसिस नहीं है। ये एक आदमी ने फैसला किया रिजीम चेंज करने का, साजिश की, और भी लोग होंगे उसके सामने, लेकिन एक आदमी के फैसले की वजह से ये गवर्नमेंट गिराई गई और ये क्राइसिस शुरू किया गया और आज उधर पहुंच गया है जिधर मैं सिर्फ आपको बताता हूं कि हम आज किधर फंसे हुए हैं। आज ये जो इक्तदार में बैठे हुए हैं ये सब फेल हो चुके हैं, क्योंकि इस वक्त इनके पास कोई हल नहीं रह गया कि माइशत को ठीक कैसे करना है। सब ने उम्मीद लगाई हुई है कि किसी तरह कहीं सऊदी अरेबिया से पैसे मिल जाएं, या हमें कोई चाइना पैसे दे दे, या हम सैलाब को बेचें और किसी तरह सैलाब से पैसा ले लें। सारे भागे गए क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस जिनीवा में, और कोशिश सबने की कि किसी तरह वो हम कहें जी हम क्लाइमेट में मुतासर, आप पैसे दे दें। कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। सऊदी अरेबिया ने स्टेटमेंट दे दी है कि अब हम वो वैसे पैसे नहीं देंगे जो हम पहले देते थे, हम कंडीशंस करके पैसे देंगे, यानी अगर आप अपने मुल्क में ये करेंगे तो पैसा आएगा। तो सारे जितने 8 महीने में दुनिया के चक्कर लगा लिए हैं, कभी इतने मैंने 3.5 साल में इतने दौरे नहीं किए जितने शहबाज शरीफ ने ये 8-9 महीने में कर लिए हैं। और बिलावल जरदारी तो कभी पाकिस्तान में मिलता ही नहीं है, वो सारा वक्त दुनिया के चक्कर लगा रहा है, कोई पैसे नहीं दे रहा। सो मैं जो आपसे आज बात करना चाहता हूं, पाकिस्तान किधर फंस गया। हम उन लोगों के हाथ में फंस गए जो 30 साल से पाकिस्तान में इक्तदार में हैं, और इनके 30 सालों के इक्तदार में पहले हिंदुस्तान आगे गया पाकिस्तान से, फिर बांग्लादेश आगे निकल गया पाकिस्तान से। आप सबको पता होना चाहिए कि डॉक्टर इशरत हुसैन अपनी किताब में लिखते हैं कि 90 की दिहाई तक पाकिस्तान के सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर सारे बर्रे-ए-सगीर में सबसे आगे थे। जब से ये 2 खानदान आए हैं, इनकी दौलत में मुसलसल इजाफा होता गया, ये पाकिस्तान के अमीर तरीन खानदान बन गए हैं और इनका पैसा बाहर पड़ा है। तो हमने एक्सपोर्ट्स को तो बढ़ाना है, लेकिन वो टाइम लगेगा। तो जो चीज कर सकते हैं बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की रेमिटेंसेस और इन्वेस्टमेंट लेके आनी, ये असल बात समझे। अभी तक वो रेमिटेंसेस भेजते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं भेज रहे। जब उनके प्लॉट्स के ऊपर कब्जा हो जाता है, क्योंकि यहां कब्जा ग्रुप फिर रहे हैं और रूल ऑफ लॉ नहीं है, तो वो सरमायाकारी कैसे करेंगे। तो आप सब वो कम्युनिटी बैठी है जो बात समझती है मैं क्या कह रहा हूं। मैंने आज तक कभी बरतानिया के अंदर जितनी मेरी 20-25 साल जिंदगी गुजारी, कभी किसी कब्जा ग्रुप का नाम नहीं सुना। मैंने यूरोप में कभी कब्जा ग्रुप नहीं सुने, अमेरिका में कम्युनिटी कभी कब्जा ग्रुप नहीं है। ये मिडिल ईस्ट में आ जाएं, यहां जो आपके वर्कर्स हमारे जो वहां काम करते हैं, कभी सऊदी अरेबिया में सुना है कब्जा ग्रुप है, कभी दुबई में सुना है कब्जा ग्रुप है। क्यों जाके पाकिस्तानी यहां फैक्ट्रियां नहीं लगाते, दुबई में चले जाते हैं, सऊदी अरेबिया में चले जाते हैं, मलेशिया में फैक्ट्रियां लगा देते हैं। क्यों पाकिस्तानी यहां से मर के निकलते हैं बाहर, कई दफा फ्रॉडलेंट वीजे लेके, लेकिन वहां जाके खुशहाल हो जाते हैं बरतानिया में, यूरोप में। क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां रूल ऑफ लॉ है, वहां उनकी मेहनत को फल मिलता है। यहां क्या है कि सारे चोर ऊपर आके बैठ गए हैं। हर पाकिस्तान का बड़ा बड़ा डाकू आज बड़े बड़े ओहदों पे बैठ गया और लीगली अपने केसेस माफ करवा रहा है। यानी कानून इन्होंने पास किया असेंबली में जिसकी कोई प्रेसिडेंस नहीं है डेमोक्रेसीज में। इसका कोई मिसाल नहीं है कि बैठ के इन्होंने एक शिक बाय शिक नैब के अंदर चेंजेस किए हैं जिससे एक मिनट से बच गया। और चोरियां, मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये जो करप्शन
ہمارے دور کے نہیں ہیں، یہ پرانے ہیں، یہ ان کے اپنے دور کے سارے کیسز ہیں جو انہوں نے معاف کروا لیے. اب پہلے مشرف نے معاف کیے، اب جنرل باجوہ نے ان کو پورا موقع دیا NRO2 دینے کا. اب میرا سوال یہ کہ جب تک ہم سب مل کے اس رول آف لا کے لیے جنگ نہیں لڑیں گے، یہ جہاد ہے. انصاف کے لیے تو سارے اللہ کے پیغمبروں نے حکم دیا تھا. جو جہاد، یہ جہاد کا کانسیپٹ کیا ہے؟ جہاد کا ہر کوئی جہاد کہتا ہے. جہاد کی سب سے بڑی چیز ہے نا انصافی، ظلم کا مقابلہ کرنا جہاد ہے. حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن نا انصافی اور ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، اس لیے پاکستان کا نظام نہیں چل رہا. تو جب تک ہم مل کے مقابلہ نہیں کریں گے کہ یہ جو لوگ طاقتور اوپر آ کے بیٹھ گئے اور قانون سے اوپر اپنے آپ کو کر لیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایکس پرائم منسٹر، سب سے بڑی پارٹی کا ہیڈ، میں اپنی FIR نہیں رجسٹر کروا سکا. مجھے بتائیں، عام آدمی جو بات ہے محنت کر کے اوورسیز پاکستانی اور پاکستان میں انویسٹمنٹ کرتا ہے، اس کا طاقتور سے ٹاکرا ہو جائے تو اس کو کون بچائے گا؟ مغرب میں اس کو بچاتے ہیں. ان کا جو لا ہے وہ پروٹیکٹ کرتا ہے کمزور کو، جس کو انصاف کہتے ہیں. حضرت ابو بکر جب خلیفہ بنے، پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عدل اور انصاف قائم کیا مدینہ میں. حضرت ابو بکر خلیفہ بنے، ان کی پہلی سٹیٹمنٹ سن لیں کہ کمزور اور طاقتور کو میں قانون کے سامنے ایک برابر کروں گا، انصاف قائم کروں گا. حضرت عمر خلیفہ بنے، سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ میں انصاف قائم کروں گا. حضرت علی کی پہلی سٹیٹمنٹ پڑھ لیں، انصاف قائم کروں گا. بڑی دیر کے بعد عمر بن عبد العزیز آئے، اس کے کئی سالوں کے بعد انہوں نے سب سے پہلے انصاف قائم کیا. دیکھیں انصاف کا جو نظام ہوتا ہے، جس طرح نیلسن منڈیلا نے کہا کہ اگر آپ نے غربت کم کرنی ہے تو انصاف قائم کرو. نیلسن منڈیلا کہہ رہا ہے. یہ تو میرا سب کے لیے کہ ہمارے ملک میں وہ نظام جدھر اعظم سواتی کو، یعنی ایک سینیٹر کو ایک ٹویٹ کرنے پہ، اور سچی ٹویٹ جو ایک پولیٹیشین کا کام ہے کرنا، میرا کام ہے کہ اگر پبلک کا پیسہ چوری ہو رہا ہو تو میرا کام ہے اس کے اوپر آواز بلند کرنا. تو وہ NRO2 کہتا ہے کہ جنرل باجوہ نے دیا ہے، اس کے اوپر اس کے پوتے اور پوتیوں کے سامنے تشدد کیا گیا. صبح کے 3 بجے ان کے سامنے ننگا کر کے باہر میں لے جا کے اس کو مارا گیا، ظلم کیا گیا اس کے اوپر. اس کے بعد پھر اس کے اوپر 30 کیسز کیے گئے. میں اپنا کیس FIR نہیں رجسٹر کروا سکا، لیکن اس کے اوپر سارے پاکستان میں، کوئٹہ میں، سندھ میں، کوئٹہ کی سردی کے اندر ایک کمبل کے ساتھ اس کو رکھ دیا. یعنی ایک 75 سال کے آدمی سے ایک ٹویٹ کے اوپر یہ ہوا ہے. اس کا مطلب کہ وہ اتنا بڑا فرعون تھا کہ اس ملک میں وہ اتنا قانون سے اوپر تھا کہ آپ اس کی تنقید نہیں کر سکے. ساری